नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने रीवर्क की किताब की ऑडियो सुनाने वाले हैं। यह किताब जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन द्वारा लिखी गई है और व्यवसाय और उद्यमशीलता पर आधारित है। यह किताब पुराने व्यवसायी तत्वों को चुनौती देती है और काम और उद्यमशीलता पर एक नई तरीका पेश करती है। इस वीडियो में हम आपको रीवर्क की पूर्ण विवरण और महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे। क्या कभी आपको अच्छा बिजनेस आइडिया आया लेकिन उसे लागू करने में आप झिझक रहे थे? क्या आप इसके नॉलेज ना होने पर और इस नए बिजनेस में कितना समय देना पड़ेगा इस बात से डरते थे? क्या आपको मोटिवेशन तब मिली जब आपको पता चला कि आपके पास बहुत कंपटीशन करने की ताकत है? क्या लगता है हर व्यक्ति जो एक बिजनेस आइडिया के साथ आता है उसे इसका सामना करना पड़ता है? जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर के पास एक अच्छा आइडिया था और वे इसे लागू करने से डरते नहीं थे, और उन्होंने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा वह थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। आपको लंबे समय तक काम करने, बिजनेस मीटिंग और दूसरे बोरिंग काम से डरना नहीं है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, आपको निवेशकों और पार्टनर्स को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसके विपरीत, फ्राइड और हाइनमेयर के अनुसार इस तरह की चीजें वास्तव में आपके बिजनेस में सफल होने की संभावनाओं में बाधा डालती है। और यह दो लोग कोई रैंडम व्यक्ति नहीं है जिन्होंने एक किताब लिखने और पैसा कमाने का फैसला किया है। उन्होंने कुछ साल पहले अपनी रेप्यूटेशन साबित की जब उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा रूबी ऑन रेल्स बनाई। आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ बेहद लोकप्रिय ऐप और शॉपिफाई और ट्विटर जैसी साइटें शायद आज मौजूद नहीं होती अगर यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती। क्या आप जानना चाहते हैं कि मल्टीमिलियन कंपनी बनाने से रीवर्क के लेखकों ने क्या सीखा? तो इस किताब के साथ चिपके रहे, हम आपको महत्वपूर्ण आइडिया के बारे में बताएंगे। वर्टिकल बार, आपका आइडिया किसी चीज से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए आप लड़ोगे, विशेष रूप से केवल बिजनेस इसलिए शुरू न करें क्योंकि आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं। जरूर कभी कभी इस लालची रुख से भी सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बार यह नुकसान पहुंचाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप केवल पैसे पर ध्यान देते हैं तो आप कभी भी ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में अपनी कंपनी के आसपास के जरूरी कामों पर लापरवाही करोगे, और यह लापरवाही लंबे समय में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मान लीजिए कि आपने एक छोटी सी कंपनी शुरू की है जो एप्लीकेशन बनाती है। आपके पास केवल कुछ कर्मचारी हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप भविष्य में कहीं न कहीं इसे बढ़ाना चाहते हैं। अब यदि आपका ध्यान सिर्फ पैसा कमाना है तो आप शुरुआत से ही इसे फैलाना शुरू कर दोगे और अधिक से अधिक एम्प्लॉय को हायर करोगे। बहुत बार इसका मतलब है कि आप बहुत कम सैलरी दोगे, और अनुमान लगाएं कि जब लोग अपने काम के लिए कम पैसे लेंगे तो क्या होता है। आप सही हैं, वे कम काम करेंगे। यह इतना सिंपल है। दूसरी ओर, आप एक अलग विजन अपना सकते हैं। मेरी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूं कि यह प्रोडक्ट सबसे अच्छा साबित हो। पैसा मेरी कंपनी की क्वालिटी का केवल एक बाय प्रोडक्ट है। यदि अच्छे एप्लीकेशन बनाने का मतलब है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे देना है तो मैं ऐसा करूंगा। यह निश्चित रूप से कई उदाहरणों में से एक है। आप बिजनेस के सभी क्षेत्रों में इस तरह की सोच को लागू कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स, गेमिंग और प्रोग्रामिंग, डिजाइन, अनगिनत ऑप्शन है।
हम यह कहना नहीं चाहते हैं कि पैसा एक प्रेरक नहीं है, लेकिन पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स तब भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू ही किया था? शायद नहीं। वह बस एक युवा प्रोग्रामर थे। वह इनको करना पसंद था और जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता था, और कुछ 30 वर्षों के बाद दुनिया की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक को लीड कर रहे हैं। और बिल गेट्स के साथ हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। जो लोग केवल लाभ के लिए बिजनेस में प्रवेश करते हैं, वे सफल होते ही बेहद शक्तिशाली और फैसी बन जाते हैं। बिल गेट्स के साथ ऐसा नहीं था। आप उसे किसी सनसनीखेज मैगजीन के पीले पन्नों पर नहीं देखेंगे। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स अपने बच्चों के टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में बहुत सावधान है। वह जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, और वह उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहता है जिन्हें असली चीजों का पता हो। और आप स्वयं, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो इस तरह से कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष निकालने के लिए, आप जिस चीज से प्यार करते हैं उस पर ध्यान दें। यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला पॉइंट, बड़ी कॉरपोरेट मार्केटिंग छोटी ईमानदार कंपनियों के लिए नहीं है। पहले चैप्टर में हमने कहा कि पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी फोकस्ड कंपनी बनाना है। यहाँ हम उस दिशा में जाते रहेंगे। यदि आप इसको फॉलो करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह जो रिवर्क में मिल सकती है, आप स्वाभाविक रूप से इस एक का पालन करेंगे। युवल, झूठी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भूल जाएं। यदि आप वास्तव में आप जिससे प्यार करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि आप अपनी चीज के लिए लड़ने के लिए वास्तव में तैयार हैं, तो आपको बड़े मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपकी कंपनी का विकास शायद थोड़ा धीमा होगा, लेकिन आप अपना सारा ध्यान उन बातों पर केंद्रित कर पाएंगे जो मैटर करती है, न कि उन मामूली मार्केटिंग चीजों में जिन पर सभी लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए अपने खुद के अनुभव से शुरू करें। वर्टिकल बार, आपने कितनी बार टीवी विज्ञापन देखा है जिसमें कहते हैं, इस हेयर प्रोडक्ट को खरीदे, यह आपके बालों को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना देगा। उस सहकर्मी को याद करें जो आपको नजरअंदाज करता है। अब उसे आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि आपके बाल बेहद खूबसूरत होंगे और अच्छी महक भी आएंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि हमने पूरी तरह से रियलिस्टिक होने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपको इसका अंदाजा है। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं, तो आप तुरंत जान जाते हैं कि विज्ञापन झूठ बोल रहा है। विज्ञापन और मार्केटिंग का पूरा उद्देश्य आपको कुछ खरीदने के लिए दबाव देना है। कहानी का अंत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपको समझाने के लिए झूठ बोलना पड़े। आप इस तरह की मार्केटिंग का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, खासकर अगर आप कुछ ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वालिटी है। बेशक हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से मार्केटिंग को नजरअंदाज करना होगा। मार्केटिंग जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि इस बेईमानी के खेल में बहुत फंसे। उदाहरण के लिए, कुछ विज्ञापन बनाने के बजाय जिन्हें हम सभी 1000 से अधिक बार देख चुके हैं, कुछ ऐसा बनाएं जो सबसे अलग हो, कुछ असाधारण हो। उदाहरण के लिए, कुछ क्रिसमस थीम वाले विज्ञापन बनाने के बजाय आप अपना विज्ञापन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में बना सकते हैं। इसके अलावा कोका कोला ने पहले ही अनगिनत टीवी विज्ञापनों के साथ क्रिसमस को मोनेटाइज कर दिया है। इसका मतलब है कि कोका कोला के लिए क्रिसमस वाली विज्ञापन प्रॉफिटेबल है,
और आपके लिए नहीं। इसलिए सिंपल बने रहें और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो इतना अच्छा हो कि उसे मार्केटिंग की भी आवश्यकता न हो। एक वर्कहोलिक काम में डूबा हुआ और एक प्रोडक्टिव व्यक्ति दो कंप्लीट चीज है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो मूल्यों पर काम करता है। ऐसे समाज में हर समय काम में पूरी तरह से डूब जाना और दुनिया की दूसरी सभी महत्वपूर्ण चीजों को भूलना आसान है। इससे भी जरूरी बात, यदि आप अपने आप को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आप लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसके बजाय आप जितना चाहे उतना काम करें। इसी तरह दूसरों से लंबे समय तक काम करने की मांग न करें। ऐसा करने से आपके एम्प्लॉय आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप उन्हें इंसान के रूप में मानते हैं, न कि कैश मशीनों के रूप में। काम में डूबे रहने वाले व्यक्ति विशेष रूप से अपने काम के बारे में चिंतित हैं। वे एक ही समय में परफेक्शनिस्ट भी हैं। यह एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका मतलब है कि वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले। वर्टिकल बार मार्क एक अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहे थे। अपने पूरे जीवन के दौरान उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का जुनून था, पहले स्कूल में और अब अपने काम पर। परिणाम स्वरूप थोड़े से काम टलने के मामूली हिंट पर भी वह बेहद बेचैन हो जाता था। जब भी उसे एहसास हुआ कि उसे काम खत्म करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, तो वह इतनी टेंशन में आ गया कि उसने काम पूरा करने के लिए सब कुछ अनदेखा कर दिया। उसने खाना, सोना और बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं की। परिणाम स्वरूप वह लंबे समय के लिए बीमार हो गया और वह उस काम को भी करने के लायक नहीं रहा जो इकट्ठा हो गया था। मार्क एक परफेक्शनिस्ट भी थे। कुछ भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा कुछ गलती ढूंढता जिन्हें ठीक करने की जरूरत होती, और जब वह गलती ठीक हो जाती तो वह दूसरी गलती को ढूंढता और ऐसा करते रहता। कहने की जरूरत नहीं है, यह उसके लिए उतना ही तनावपूर्ण था जितना कि उसके आसपास के दूसरे व्यक्तियों के लिए जो परफेक्शनिस्ट नहीं थे। इसलिए न केवल मार्क ने खुद को रोका, बल्कि उन्होंने अपने सहयोगियों को भी निराश किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी गलतियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या आवश्यक है इस पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि छोटी गलतियों पर। ऐसा करने के बजाय तब तक काम करने की कोशिश करें जब तक यह आपको सूट करे। एक एफिशिएंट वर्कर बनने में सबसे जरूरी चीज है कुछ घंटों लगातार काम करना। जब आप वास्तव में किसी चीज पर ध्यान लगते हैं, तो आप फेसबुक मैसेज, इंस्टाग्राम पोस्ट और दूसरे डिस्टरबेंस से परेशान नहीं होना चाहते। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस तरह की चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, खासकर तब जब आप हर 5 मिनट में अपने सोशल नेटवर्क को चेक करने के आदी हो गए हो। यह शायद उन चीजों में से एक है जिसमें जेसन फ्राइड और डेविड हेनीमियर ने सबसे अधिक जोर दिया। वे प्रोग्रामर हैं और वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बेकार की जानकारी से उनका समय बर्बाद हो। यदि आप काम करते वक्त अपने सोशल मीडिया का यूज कम करना चाहते हैं, तो बस फोन बंद कर दें या कम से कम इंटरनेट बंद कर दें। अन्य तकनीकें भी हैं। उदाहरण के लिए आप अपने फोन को कार्यालय में कहीं रख सकते हैं जहां से फोन यूज करना मुश्किल हो। यही कारण है कि आप शायद ही कभी जा पाएंगे और फोन ले पाएंगे। बेशक तरीके और भी हैं, लेकिन जो आपको सबसे अधिक सूट करता है आप उसे ढूंढें। अगली चीज जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत खराब है, वो है लंबी बेकार की स्टाफ मीटिंग। फ्राइड और हेनीमियर को इस टाइप की मीटिंग से नफरत थी और यहाँ कारण है
10 लोग एक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं जो केवल 1 घंटे तक चलती है। इसका मतलब यह है कि 10 घंटे के फोकस्ड काम को कड़ी मेहनत के अलावा किसी और चीज पर खर्च किया गया है। बेशक मीटिंगें हमेशा खराब नहीं होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जिन्हें बिना किसी मीटिंग के आयोजन के नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप इसे दूर तक ना ले जाएं। कई तरीके हैं जिनसे आप मीटिंग को प्रोडक्टिविटी के रास्ते में आने से रोक सकते हैं। बस मीटिंग की शुरुआत में एक टाइमर सेट करें। जब समय खत्म हो जाएगा तो मीटिंग भी। इतना ही आसान। इसके अलावा आमतौर पर एम्प्लॉयर्स पहली बार इन मीटिंग को पसंद नहीं करते हैं। जो लोग शर्मीले होते हैं वह बहुत सारे लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी चीज नहीं है। यही कारण है कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मीटिंग के दौरान सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। शर्मीले लोगों के साथ आमने सामने बातचीत हमेशा बेहतर होती है। इस तरह की बातचीत में उन्हें और पीछे रखा जा सकता है, जिससे वह शायद बेहतर सुझाव दे पाएंगे और आखिरकार यह उनके लिए बहुत कम स्ट्रेस वाला होगा। वर्टिकल बार आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जितना सोचते हो उससे कम की जरूरत होती है। आज के लोग फ्यूचर को लेकर बेहद सतर्क हैं। वे अपना समय और पैसा किसी ऐसी चीज में नहीं लगाते जब तक कि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि वह काम उनके लिए फायदेमंद होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग कभी भी अपने बिजनेस आइडिया को विकसित नहीं कर पाते हैं। आज की दुनिया आपको ध्यान से सब कुछ तैयार करने, 10 साल आगे का प्लान बनाने, इन्वेस्टर को इकट्ठा करने आदि के बारे में सिखाती है। रिवर्क में आप सीखेंगे कि ये सभी आपके बिजनेस शुरू न करने के लिए बहाने हैं। मान लीजिए कि आपको अपने ही शहर में एक वियतनामी रेस्तरां खोलने का आइडिया आया है। आप वियतनामी खाना पसंद करते हैं और इसे पकाने का आनंद लेते हैं और लोगों को खाली प्लेटें लौटाते हुए देखते हैं। स्वाभाविक रूप से आप विस्तार करना चाहेंगे। हालांकि तुरंत आपके सामने कई अड़चनें आती हैं। कौन सी जगह पर खोले, कंपटीशन कितना कड़ा होगा, आपका 5 साल का प्लान क्या है। कुछ समय बाद आप शायद सब कुछ छोड़ देंगे और अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे। फ्राइन और हेनीमियर आपको जो सिखाते हैं वह बस यह है कि वही करना है जिससे आप प्यार करते हैं। बस रेस्तरां खोलें और देखें कि यह कहां जा रहा है। एक रेस्तरां को लीड करने के प्रोसेस में आप कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने में सफल होंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और आप इन चेंजेस के लिए संभावनाओं को नहीं देख पाएंगे जब तक आप अपना पहला साहसिक कदम नहीं ले लेते। आज इंटरनेट पर आप लाखों खुद से बने कंसल्टेंट देख सकते हैं जो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। वे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को इतने मुश्किल तरीके से बताते हैं कि आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आपको उन्हें आपकी मदद करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इन लोगों के झांसे पर ना आए। आम तौर पर उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता है और वे जो भी करते हैं वह बात और केवल बात है। विशेष रूप से वे कुछ भी रियल नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, छोटा शुरू करने से मत डरो। यह शायद रिवर्क से सबसे महत्वपूर्ण लेने वाली चीजों में से एक है। लेखक इसे इतनी बार दोहराते हैं कि हमें सिर्फ इसको बताना है। सबसे पहले, छोटी कंपनियों में बहुत कुछ सुंदर है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। आप हर एम्प्लॉय और उसके परिवार के बारे में पर्सनली जानते हैं। आप लोगों की एक छोटी कम्युनिटी बन जाती है जो एक ही आइडिया के लिए लड़ते हैं।
यह कुछ ऐसा है जिसे प्यार किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आप अपनेपन की इस भावना को खो देते हैं। इसलिए छोटी चीजों के साथ शुरू करने से डरो मत। पहली बारी में जो कुछ भी आपके पास में है, जो भी काम करता है, उसका उपयोग करें और देखें कि चीजें आपके लिए कैसे चल रही है। बहुत ज्यादा को में ना डूबे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करने वाला है। यदि आप बहादुरी से अपना बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं तो चांसेस है कि आपके पास पहले से ही एक नौकरी हो। अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह छोड़ने के बजाय दोनों करने की कोशिश करें और देखें कि चीजें कैसे चल रही हैं। अपने नए बिजनेस पर अनगिनत घंटे न लगाए, बस इसके बारे में सोचकर शुरुआत करें और हफ्ते के कुछ घंटे अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए दें। कुछ समय बाद आप यह तय करने में सक्षम होंगे कि क्या आपको अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता है। छोटे से शुरू करने का मतलब है कि आपकी कंपनी के कुछ सेक्टर अनडेवलप्ड रह जाएंगे। ऐसे सेक्टरों पर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। ये कोर सेक्टर है। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके बिना आपकी कंपनी काम नहीं कर सकती है। आइए एक बार फिर वियतनामी रेस्तरां का उदाहरण पेश करें। ऐसी जगह खोलने के लिए आवश्यक चीज बेशक फूड इंग्रेडिएंट्स और आप बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर कौन बेकार के सामान के बारे में परवाह करता है, जैसे कि रेस्तरां पर कुर्सी की क्वालिटी। यदि आप उस पर बैठ सकते हैं और नीचे नहीं गिर रहे हैं तो वह अपना काम कर रही है, कम से कम शुरुआत के समय पर। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान ले कि आपको पेंटिंग करना पसंद है। यह आपका पैशन है और यह एक चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं। अब एक बात जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वह है आपकी स्किल। यदि आप अपना समय और पैसा बाहरी सामान में लगा दोगे, जैसे कि फ्रेम, तो आप एक औसत दर्जे की पेंटिंग और एक औसत दर्जे के पेंटर बनकर रह जाओगे। यह संगीत के साथ भी लागू होता है। जो आपके लिए जरूरी है उसमें ध्यान लगाने के बजाय, जैसे कि आपकी तकनीक, आप दिखावे जैसी चीजों पर ध्यान लगाते हो, जैसे कि लुक्स। और एक बार फिर तुम एक अच्छे दिखने वाले औसत दर्जे के संगीतकार बनकर समाप्त हो जाओगे। तीसरा पॉइंट, बहुत जल्द इन्वेस्टर के लिए खोज न करें। यह एक और सिम्पटम है अपनी नौकरी में जल्दबाजी करने का। जैसे ही आप अपनी पहली सफलता प्राप्त करते हैं, आप कुछ इन्वेस्टर को ढूंढने लगेंगे जो आपकी कंपनी को विकसित करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा करने से आप कई गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर को खोजने का मतलब है कि कंपनी में आपका हिस्सा छोटा हो जाएगा। यदि चीजें सही तरीके से आगे बढ़ती है तो आप कम पैसे होने के कारण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप शुरुआत में बहुत जल्दबाजी में थे। दूसरा, इन्वेस्टर पर भरोसा करके आप उनकी राय के अनुसार अपनी कंपनी के नियमों को बदलने के लिए डिपेंड रहोगे, और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप नहीं चाहते हैं। आखिरकार आप अपना खुद का बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको लीडर बनना था जो डिसीजन ले सके। और यहाँ हम एक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप इसे बेच सके जब वह थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, तो इसे शुरू करने से परेशान न हो। रिज्यूम और फॉर्मल एजुकेशन में भरोसा न करें। सबसे पहले रिराइट आपको सिखाता है कि जब जरूरी हो तब ही हायर करें। इस तरह आपके पास एक एम्प्लॉय होगा जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है,
और एम्प्लॉय अपने को जिम्मेदार और वहां होना जरूरी समझेगा। जब खुद से लोगों को काम पर रखने की बात करें तो सावधान रहें कि बड़ी कंपनियों में लोगों को काम पर रखने के तरीके को कॉपी करने की कोशिश न करें। वे जो करते हैं वह अनगिनत जॉब इंटरव्यूज की लिस्ट बनाना है जो लोगों के रिज्यूमे पर आधारित होते हैं। ये दो बेकार की चीज करने के समान है। आप अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी खुद की गट फीलिंग में भरोसा करें। कई रिज्यूमे पढ़ने के बजाय पोटेंशियल एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए मौजूदा एम्प्लॉय की मदद ले। यदि आपके पास पहले से ही अच्छे मेहनती एम्प्लॉय है तो नए लोगों को खोजने में आपकी मदद करने के लिए कहने से डरे नहीं। क्यों रिज्यूमे जरूरी नहीं है? सबसे पहले संभावना है कि पोटेंशियल एम्प्लॉय ने खुद अपना रिज्यूमे ना लिखा हो। ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए रिज्यूमे लिखते हैं। भले ही आप इंटरव्यू के दौरान इसे नोटिस कर लोगे, लेकिन समय बर्बाद क्यों करोगे? इसके बजाय अपने मौजूदा एम्प्लॉय के कहने पर कुछ इंटरव्यू रखें और देखें कि सब कुछ आपके लिए कैसे चल रहा है। चौथा पॉइंट, फेलियर केवल एक संभावना नहीं है, यह जरूरी है। जैसे ही आप यह महसूस करते हैं, आप अनेक असफलता से शांत दिमाग से निपट सकते हैं। इसके बारे में जरा सोचें, क्या उसैन बोल्ट ने हर एक दौड़ जीती है जिसमें उन्होंने भाग लिया था? निश्चित रूप से नहीं। क्या एक अच्छा आइडिया होने का मतलब यह है कि आप सफल होने वाले हैं? हरगिज नहीं। इसलिए आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही वे जितनी बड़ी हो, निश्चित रूप से आएंगी। इसे दबाने की कोशिश करने के बजाय आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए तैयार होना चाहिए, कम से कम इमोशनली। उदाहरण के लिए, मान ले कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपने अपना बिजनेस शुरू किया और उसको एक्सपेंड करना भी शुरू कर दिया। शायद आप इसे लेकर बहुत आगे की सोच रहे हैं और आपने जितना आपके पास है उससे ज्यादा पैसा उधार ले लिया है और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आप अपना उधार वापस नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में ज्यादा परेशान होने के बजाय आपको यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि समस्या मौजूद होती है, लेकिन इससे निपटना चाहिए। खुद के साथ ईमानदार हो। कुछ ऐसा कहें, हाँ मैं अब फेल हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे अब पता है कि भविष्य में क्या नहीं दोहराना है। प्रॉब्लम के बारे में एक अच्छी कहावत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आगे बढ़ाने की सॉल्यूशन है। यदि आप इस दृष्टिकोण से सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ोगे तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम को एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। बिजनेस को लीड करते समय इस तरह की मानसिकता जरूरी है। कुछ बेहद सफल लोगों ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में संघर्ष किया, सिर्फ बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। यदि बिल गेट्स केवल एकेडमिक सफलता के आधार पर अपनी योग्यता देखते तो हमारे पास आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि बिल गेट्स वास्तव में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। हमारी राय के अनुसार ये सबसे जरूरी सीखने वाली चीजों में से एक थी। लेकिन हम आपको अपने दम पर किताब पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं और खुद को जज करने के लिए कहा, शायद आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आपकी पर्सनल समस्याओं से संबंधित है। आशा करते हैं कि आपको यह ऑडियो बुक से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आगे भी ऐसे ऑडियो बुक सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।